तो जैसा कि हमारा कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का 19 दिसंबर को हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मॉडल पेपर, जिसे आप पूरा कंप्लीट करके अपने एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि इसके हायर चांसेस हैं आपके इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने के। और इस मॉडल प्रश्न पत्र को आपको दिखाने का केवल एक ही मकसद है, ताकि आप लोगों को पैटर्न का और अपने क्वेश्चन के लेवल का अंदाजा लग सके। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना। समय भैया आपको 2.5 घंटे मिलेगा भैया, और पूर्णांक आपका 60 मार्क्स का रहेगा, है ना। और आपको यदि अच्छे नंबर आप चाहते हो कि एग्जाम में आए, तो ये वीडियो फुल वॉच कर लेना, अपने दोस्त के साथ वीडियो को भी भेज देना, है ना। देखिए, सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, निर्देश को ध्यान से पढ़ लेना, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यह केवल अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि 1 से 5 तक रहेंगे। पहला प्रश्न इसमें कहता है कि निम्न में से रबी फसल का सभी सही युग्म है। देखिए, मैं आपको 1 से लेकर के 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, तो वीडियो को फुल देख लेना, है ना। देखिए, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, रबी फसल का सही युग्म कौन सा है, तो गेहूं और चना। इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी जो फसलें बोई जा रही वो कौन सी हैं, रबी की फसलें अभी जो फिलहाल में बोई जा रही है ना, तो वो कौन सी है, गेहूं और चना हो जाती हैं, रबी की फसलें हो जाती हैं। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा एड्स किस संक्रमित व्यक्ति के, है ना, किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है, तो भोजन करने के, या फिर पीड़ित द्वारा रक्तदान से, सीधे सांझे कंधे के प्रयोग से, या फिर मच्छर के काटने से। इसका राइट आंसर आपको लगा लेना है पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर आपको लगा लेना है, बी इसका सही रहेगा। इसका क्या था, सी सही, है ना। नेक्स्ट है आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब जो खत्म ना होगा ना। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, कौन, खनिज, ये तो खत्म हो जाएंगे, कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म। सूर्य का प्रकाश जो है वो है क्या, अनलिमिटेड है, वो खत्म नहीं होगा आप लोगों के लिए। क्या है इसका आंसर आपका, सी नंबर का ऑप्शन, ए नहीं बी लगा दीजिएगा। कौन सा है, बी आपका सूर्य का प्रकाश। इसका भी बी था आपका, और इसका सी था, है ना। नेक्स्ट आपका जाता है द्विखंडन द्वारा जनन विधि किसमें पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है, मानव में, या फिर हाइड्रा में, या फिर अमीबा में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए अमीबा में। इसका आंसर क्या है, अमीबा में। इसका राइट आंसर आपको लगा लेना है ना। देखिए, इस तरीके से मैं सभी आंसर आपको लगा देता हूँ बार बार, क्योंकि आपको याद रहे। अगला आपका निम्न में से संपर्क बल है, तो कौन सा, पेशीय बल, चुंबकीय, स्थिर वैद्युत बल। तो इसका आंसर है आपका पेशीय बल, इसका ए नंबर ऑप्शन। इस तरीके से आपका इसका सी रहेगा, इसका बी रहेगा, इसका बी रहेगा, इसका सी रहेगा, इसका ए रहेगा, है ना। ये होते हैं हमारे 5 स्टार्टिंग के कंप्लीट। अब आगे आपके आ जाते हैं रिक्त स्थान। देखिए 6 नंबर प्रश्न से आपके 10 नंबर के प्रश्न तक आपके 5 नंबर के रिक्त स्थान, जो कि 1-1 नंबर के दिए गए हैं, देख सकते हो। तो 6वें नंबर का आपका है जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है। तो कौन सी, जून से सितंबर तक आपकी खरीफ, कौन सी, खरीफ की। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 6 पे टिक लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है, 6 का उत्तर है ये, है ना, याद कर लो इसे। अगला है आपका डेंगू के वायरस का वाहक खालिस्तान मच्छर है। तो डेंगू के वायरस का वाहक कौन सा है, एडीज मच्छर है। क्या है, एडीज मच्छर जो होता है डेंगू के वायरस का वाहक होता है, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आपका एलपीजी का पूरा नाम खालिस्तान है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड। देखिए इस तरीके से लिखिएगा, ये मैंने लिख दिया लिक्विड पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम। अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो नंबर फुल मिलेंगे भाई। पेट्रोलियम गैस, देखिए गैस ऊपर लिख देता हूँ, आपको मैंने बोल दिया ना लिक्विड पेट्रोलियम गैस। किस तरीके से लिख लीजिएगा, देखिए थोड़ा इसमें लिखने में दिक्कत होती ना, लिक्विड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अलैंगिक जनन में केवल खालिस्तान जनक शामिल होता है। तो अलैंगिक जनन में केवल एक, यानी कि एक जनक शामिल होता है। इस तरीके से एक इसका राइट आंसर है। अगला आपका किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, बल। इस तरीके से इसका आंसर आपको बल लिख देना है। हो जाते हैं हमारे 10वें नंबर के प्रश्न तक कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आपके 11 से 16 तक आपके 1 या 2 वाक्यों में आपको आंसर देना है। 2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का आपका टाइम टेबल आ चुका है 2025 का, उसकी तैयारी मैं आपके फुल करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है आपका, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, है ना। देखिए नीचे मैंने इनके आंसर लिखे हुए हैं, तो आपको पहले प्रश्न पढ़ा देता हूँ, फिर आंसर सीधे दिखा देता हूँ। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, जंतु तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए, है ना। और 13वां कहता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको 11 है, 12 है और 13 है, इन तीनों को आंसर आपको नीचे दिखा देता हूँ, है ना।
वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिया करो ताकि आप लोगों के देखिए, अगर आप 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये सभी के उत्तर दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद 6 से लेकर के 10 तक के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो सभी के दिए गए हैं। देखिए खरीफ हो गया, एंडीज हो गया, एडीज है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एक बल, इस तरीके से आंसर सभी के दिए गए हैं। ये आपका, अब हम 11, 12 और 13 का आंसर देखने जाते हैं। देखिए 11 का आंसर आपके सामने ही रहेगा। खेती में स्वयं उगने वाली अवांछनीय पौधे जो खरपतवार जो कहलाती है, याद रखना इस चीज़ को। अगला था आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा जंतुओं में कौन से रोग होते हैं, तो टाइफाइड और पोलियो होते हैं। और पौधों में कौन से होते हैं, नींबू कैंकर रोग और भिंडी की पीत। इस तरीके से इन दोनों को याद रखिएगा। और 13 का आंसर क्या रहेगा आपका, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं पूछेगा। वे प्राकृतिक संसाधन जो जीवित जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं वे सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं ना, तो इस चीज़ को याद कर लेना। चलिए आपके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कौन सा कहता है, 14 नंबर। देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा चले गया, ये रहेगा आपका। देखिए 14 नंबर है IVF का पूरा नाम लिखो। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अशुद्ध जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, कारण लिखिए। 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, ये देख सकते हो। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका वनोन्मूलन। वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है या कि आप क्या समझते हैं ना, तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर चलिए हम नीचे देख लेते हैं, है ना। 14, 15 और 16 की वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो ताकि आप लोगों को यहाँ पे जी जुड़ाव बना रहे। अगला है आपका 14 का आंसर IVF का पूरा नाम। देखिए इन विट्रो निषेचन, इसका हिंदी में पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो निषेचन। इसका इंग्लिश में पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा इन, और भी का क्या हो जाएगा विट्रो, और एफ का क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट याद कर लेना, ये रहेगा 14 का उत्तर। चलिए 15 का उत्तर आपको दिखा देता हूँ। ये 15 का उत्तर रहेगा अशुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होता है। यानी कि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ये लवण से मुक्त होता है, इसमें लवण नहीं पाए जाते, फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं सारी, तो क्या होती हैं, इसे विद्युत का कुचालक बना देती हैं। देखिए कुचालक, तो उसमें करंट नहीं लगता है। अगला है हमारा 16 का उत्तर दिया गया आपको, वनों को समाप्त करके भूमि पर अन्य कार्यों में उपयोग करने के लिए, है ना। देखिए कि कहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं उनको काट काट करके और वहाँ पे खेती की जा रही है, या फिर वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग या मकान बनाए जा रहे हैं, या फिर कुछ भी, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या है, वन उन्मूलन। यही वन उन्मूलन है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके क्या कह रहे हैं भैया क्वेश्चन, देखिए 17 से 22 नंबर के क्वेश्चन था। 17 से लेकर के 22 तक आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो किशोरावस्था क्या होती है, देखिए अभी आपकी जो एज की स्टेज चल रही है ना, वो किशोरावस्था है ना। इसका आंसर मैं नीचे बताऊंगा आपको। अगला है आपका कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, तो इसका आंसर भी हम नीचे देखेंगे। और 19 नंबर है घर में कौन कौन से स्रोत ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर भी हम नीचे देखते हैं। चलिए मैं आपको 17, 18 और 19 का नीचे आंसर आपको दिखा देता हूँ, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, है ना। देखिए कौन सा 17 का, ये रहेगा 17 का आंसर, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है ना। तो ये किशोरावस्था कहलाती है ना। 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होगा, 18-19 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। तो ये आपकी किशोरावस्था ही आप लोगों की अभी चल रही है। अगला है आपका 18 का उत्तर, कैरम बोर्ड पर हम महीन पाउडर क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें घर्षण कम हो जाए, उसमें चिकनाहट आए, और हमारा जो स्ट्राइकर है जिसे हम इस तरीके से खिसकाते हैं ना, वो क्या है, वो गति से भागे, वो तेजी से जाए, है ना। नेक्स्ट आपको 19 का उत्तर, घर में ऊंची आवाज़ में चलाए गए जो, देखिए कुछ ऐसे जो कि आपको ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं घर में, वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, टीवी हो सकती है भाई, टीवी आप तेज से चलाओगे, ट्रांजिस्टर, रेडियो हो सकता है ना, रसोई घर के उपकरण जैसे कि मिक्सर हो सकता है, कूलर हो सकता है, ये क्या है, ये बहुत ध्वनि प्रदूषण करते हैं। 19 का उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपका 20 नंबर प्रश्न आपका देख लेते हैं, देखिएगा। देखिए तो 20 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। अगला कहता है कि ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो चलिए 20 का, 21 का और 22 में कहता है हमारे आसपास पाई जाने वाली विद्युत लेपित वस्तुओं के, विद्युत लेपित वस्तुएं, इनके आपके नाम लिखना है। चलिए इन तीनों का 20, 21 और 22 का आंसर हम नीचे देख लेते हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जल्दी से कर लो आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अगर अच्छे से नहीं हो पाई तो बोर्ड है आपके, है ना। देखिए कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, यही पूछा गया था ना। तो कोयला हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है, जैसे बाढ़, प्राकृतिक प्रक्रमों से कारण वन मृदा के नीचे जो है दब जाते हैं, है ना, जिससे क्या है, इनके ऊपर मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो जाते हैं, और जैसे ही ये गहरे होते जाते हैं इनके ताप भी इनका बढ़ जाता है। तो इससे उच्च ताप के कारण क्या है, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट आपका 21 का उत्तर आपको लिखना था,
तो रबड़ की गेंद को दोनों हाथ से दबाना, रबड़ बैंड खींचना। ये आपका इसका 21 का उत्तर आपको 2 पॉइंट में दे देना। इसके बाद 22 का उत्तर लिखना था आसपास की विद्युत लेपित वस्तुओं के नाम लिखिए था। इस तरीके से क्वेश्चन था। तो नकली आभूषण विद्युत लेपित होते हैं, है ना। और स्नान गृह की टोंटियाँ जो होती हैं, नल वगैरह कह सकते हैं ना, जो आपकी वॉशरूम में नल वगैरह लगे हो सकते हैं। और गैस का बर्नर होता है, सोफे के फ्रेम होते हैं, साइकिल के जो पार्ट्स होते हैं वो भी आपके विद्युत लेपित होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। ये 22 का कंप्लीट आंसर आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट रहेगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए आगे के क्वेश्चन आपके दिखा देता हूं मैं। आगे के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न, जो कि आपके 23 से 26 तक रहेंगे, 5-5 नंबर के। देखिए तो आपका 23 नंबर का प्रश्न कहता है कि अपने राज्य मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है आपको, 5 राष्ट्रीय उद्यान, 5 नंबर का है ना। और उनके साथ उन्हें सूचीबद्ध कीजिए, वो कहाँ पर है, उनके स्थान को, है ना, कहाँ पर है और उनके नाम लिखना है। और 23-24 में कहता है कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन को करने के ढंग के विषय में जानते हैं। तो चलिए हम 23 और 24 का उत्तर आपको नीचे दिखा देते हैं। तो कौन से 23 और 24 का, देखिए ये रहेगा आपके सामने 23 नंबर के प्रश्न का उत्तर। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? प्रमुख बांधवगढ़ हो गया, कान्हा किसली हो गया, माधा हो गया, पन्ना हो गया और बालाघाट। ही कहाँ पे है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका बांधवगढ़ उमरिया यानी कि शहडोल में है। उमरिया शहडोल दोनों जिलों में पड़ता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है, बालाघाट मंडला के पास है। अगला है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये शिवपुरी में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर और पन्ना जिले में है। और बालाघाट राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट जिले में है। तो इस तरीके से स्थान इनके कंप्लीट होता है 23 का उत्तर। चलिए अगला था आपको 24 का उत्तर लिखना था। हाँ, अमीबा के प्रजनन अंग के बारे में आपको लिखना था। अमीबा में प्रजनन किस तरीके से, द्विखंडन विधि से होता है प्रजनन, इस तरीके को याद रखना, ये विधि है इसकी, है ना। और ये पूरा कंप्लीट आंसर्स का याद कर लेना। चलिए आपका 25 और 26 लास्ट के 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आप लोग जो है अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है 25 नंबर, पादप कोशिका में जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। देखिए अंतर लिखना है पादप और जंतु में। अगला है 26, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के 10 पंक्तियां लिखिए। तो जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी उनके ऊपर आपको 10 पंक्तियां। तो चलिए 25 में आपका 25 का उत्तर आप देख लीजिएगा। ये रहेगा आपके सामने 25 का उत्तर। देखिए पादप और जंतु कोशिका में अंतर, पादप कोशिका में भित्ति उपस्थित होती है, मतलब जो सेल बॉल पाई जाती है वो पादपों में पाई जाती है। कौन सी? सेल बॉल। इसको याद रखना इस चीज़ को। इसमें सेल बॉल नहीं पाई जाती है ना, ये देखिए अनुपस्थित होती है। अगला है इसमें प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है होते हैं पादपों में, होंगे ही, वो तो चाहिए ही इसमें, है ना। इसमें प्लास्टिड नहीं होते हैं। और केंद्रक कोशिका के किनारे होता है। केंद्रक जो है सामान्यतः सेंटर में पाया जाता है, इस तरीके से। इसमें क्या होता है, एक साइड में केंद्रक जो है पाया जाएगा, तो इस तरीके से, है ना। इसमें क्या होता है, ये बड़ी केंद्रीय रसधानी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, इसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इस तरीके से 25 का उत्तर हो गया। ये 26 का रहेगा। 26 में आपको सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ लिखने थे। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ करने में किया जाता है। जीवाणु का उपयोग औषधि बनाने में, टीका बनाने में, वैक्सीन वगैरह बनाने में, ना। तो देखिए ब्रेड हो गया, केक, दही आदि बनाने में, है ना। ये सारे कुछ याद कर लेना इन चीज़ों को, ये सारा कंप्लीट आपका रहेगा। पनीर बनाने में, एल्कोहल एसिटिक अम्ल आदि बनाने में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग हुआ जाता है। इस तरीके से, है ना, ये कंप्लीट रहेगा आपका। तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन का आपका आंसर कंप्लीट करवा चुके हैं। इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाओ, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।